हेलो एवरीवन, पीएन गडकरी ज्वेलर्स का कॉन कॉल हो गया है। तो आज हम इस डिस्कशन के अंदर कॉन कॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, रिसेंट में ही पीएन गडकरी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे। क्वार्टर फोर के रिजल्ट के अंदर वाई एन वाई रेवेन्यू अराउंड 120% के आसपास से ग्रोथ किया था, जबकि उनका प्रॉफिट यहाँ पे केवल 45% से ग्रोथ किया था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि इनके जो इबिट्टा मार्जिन है वाई एन वाई यहाँ पे लगभग 2.25% से डिप कर गए थे। तो जो मैनेजमेंट ने रिसेंट कॉन कॉल किया है उसको हम लोग चार पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि बिट्टा मार्जिन में डिप किया था, प्रॉफिट केवल 45% से ग्रोथ किया था। उसके बाद में मार्केट ने इसको बहुत नेगेटिव लिया था एंड इसका स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग गया था। तो आज हम जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि इनके जो ग्रॉस मार्जिन है, बिट्टा मार्जिन है, उसके अंदर इतना बड़ा डिप क्यों दिखाई दिया। सेकंड ये डिस्कस करेंगे जो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बढ़ाई है या फिर मोदी जी ने जो अपील करी है जनता से कि गोल्ड की ज्वेलरी कम परचेज करो, उससे इनके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा। थर्डली जो इनके कुछ बिजनेस के ऑपरेशनल हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से FY27 को लेके अपना बिजनेस ग्रोथ का क्या गाइडेंस है और यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं कि इनके वाई एन वाई एबिटा मार्जिन के अंदर 2.25% का डिप क्यों दिखाई दिया। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ बताया कि हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर जो हमारा अदर इनकम वाला सेगमेंट होता है, मतलब जो लोग यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं, गोल्ड बार्स खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर हमारा मार्जिन कम होता है। और नॉर्मली अब तक क्या होता था, इस वाले सेक्शन का टोटल रेवेन्यू के अंदर अराउंड कंट्रीब्यूशन 20 से 25% के बीच में हुआ करता था। बट क्वार्टर फोर में क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा परचेज किया गोल्ड कॉइन्स को और गोल्ड बार्स को। उसके अंदर जो हमारा मार्जिन बनता है लगभग 0.5 से 1% के आसपास में बिट्टा मार्जिन बनता है। और इसका कंट्रीब्यूशन क्वार्टर फोर में बढ़ के कितना हो गया, लगभग 40% के आसपास में, जिसकी वजह से लगभग लगभग 150 बेसिस पॉइंट का ओवरऑल EBITDA मार्जिन में डेंट यहाँ पे दिखाई दिया। तो सबसे पहला बड़ा रीजन तो ये बताया मैनेजमेंट ने। दूसरा दूसरा रीजन ये भी बताया कि क्वार्टर फोर के अंदर हमारे यहाँ पे 75th नंबर का स्टोर ओपन हुआ था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एक यू कैन से ग्रेटिट्यूड डे सेलिब्रेट किया था। साथ में हमारा फाउंडेशन डे भी था, साथ में महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा वाला फेस्टिवल भी था। तो इन तीनों कारण हमने यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट दिए थे ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पे। उससे क्या हुआ, हमें ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पे लगभग लगभग 40 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमें लगभग से 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास में नुकसान झेलना पड़ा। मतलब उनके EBITDA मार्जिन पे डिप आने का सबसे सेकंड बड़ा कारण ये वाला हो सकता है। तीसरा, मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि जब हमने ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट दिया तो हमारा जो स्टड रेशियो था उसके अंदर गिरावट हो गई। पहले लगभग 10 से 11% के आसपास हुआ करता था, वो गिर के लगभग 8 से 9% के आसपास में हो गया। और आपको पता है कि जब स्टड रेशियो बढ़ता है तो उस कंपनी के EBITDA मार्जिन थोड़ा एक्सपांड होते हैं, तो उसकी वजह से भी इनका EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप दिखाई दिया। एंड फोर्थ रीजन एक और बताया कि हमने यहाँ पे क्वार्टर फोर के अंदर अच्छा खासा स्टोर एक्सपेंशन किया था, लगभग 12 स्टोर ओपन किए थे एंड मैक्सिमम उसमें से फ्रेंचाइजी स्टोर्स थे, फोकस स्टोर्स थे। तो फोकस स्टोर्स में क्या होता है कि इनका जो टोटल मार्जिन आता है, मार्जिन अमाउंट आता है, उसके अंदर इनका यू कैन से EBITDA मार्जिन लगभग 2 से 3% के आसपास में आता है। बिकॉज़ वहाँ पे ऐसे कंपनी को कुछ ओपेक्स तो करना नहीं पड़ता है, कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते ही नहीं है। डायरेक्टली इनको अमाउंट आता है, उनके ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है। तो वहाँ से कंट्रीब्यूशन ज्यादा आया और वहाँ पे यू कैन से जो कंट्रीब्यूशन आता है 2 से 3% ऑफ यू कैन से सेल्स का नंबर का आता है। तो इन ओवरऑल 4 रीजन के कारण क्वार्टर 4 के अंदर इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग डिप करके 4.25 4.5% के आसपास में यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 2.25% के आसपास में इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे डिप किया है। अब जब मैनेजमेंट से कॉन कॉल में पूछा गया कि आपका जो यू कैन से जो फाउंडेशन डे है, ग्रेटिट्यूड डे है या फिर गुड़ी पाड़वा है, ये तो अगले साल भी आएंगे, तो उस वाले चीज को आप कैसे सोल्व करोगे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि यदि जो क्वार्टर फोर में हुआ एक वन ऑफ था, बिकॉज 150 बेसिस पॉइंट का तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से गोल्ड कॉइन्स गोल्ड बार खरीद रहे थे, उससे इम्पैक्ट आया है। और बात रही आपकी फाउंडेशन डे की, गुड़ी पाड़वा की और ग्रेटिट्यूड डे जो 75th स्टोर ओपन किया था, तो उसमें से कैसे गुड़ी पाड़वा तो रहेगा एंड साथ में फाउंडेशन डे भी रहेगा। और जो ग्रेटिट्यूड डे वाला जो यू कैन से सेलिब्रेशन था वो नहीं रहेगा। मतलब ओवरऑल हम लोग कैसे न कैसे करके यू कैन से लगभग 160 170 बेसिस पॉइंट के आसपास में दिक्कत यू कैन से इंपैक्ट नहीं आने देंगे FY27 के क्वार्टर फोर के अंदर। एंड ओवरऑल जो हमारा EBITDA मार्जिन रहेगा लगभग 7 से 7.5% के बीच में रहेगा। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियरली ओवरऑल ये चीज बताने की कोशिश करी है कि जो क्वार्टर फोर के अंदर जो मेजोरिटी कंसर्न था, यू कैन से गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार खरीदने के कारण 150 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आया था, जो सबसे बड़ा यू कैन से हाइलाइटर था हमारा EBITDA मार्जिन को डिप करने में, वो यहाँ पे अगले साल रिपीट नहीं होगा, जिसकी वजह से यू कैन से ओवरऑल हमारा EBITDA मार्जिन 7 से 7.5% बीच में बना रहेगा। अब बात करते हैं इस कॉन कॉल के सेकंड हाइलाइट्स के बारे में कि मोदी जी ने जो यहाँ पे अपील करी जनता से, उसका आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
साथ में जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है गोल्ड पे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे साफ-साफ कहना है कि ठीक है, मोदी जी ने अपील करी, अच्छी बात है, एंड साथ में गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसपे वो भी ठीक है, यू कैन से हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से फॉरेक्स रिजर्व रखने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं, उसका हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे आप ये देखो, यदि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तो उसकी वजह से जो गोल्ड कॉइन्स और यू कैन से जो गोल्ड बार जो खरीदने लोग खरीदते थे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, उस पे कंट्रोल होगा। जबकि जो ज्वेलरी परचेज होगा, उस पे ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मतलब मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो हमारा यू कैन से गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार के खरीदने की वजह से लोगों के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बाई करने की वजह से हमारे इबिटा मार्जिन में जो डिप दिखाई दिया था, वो एफआई 27 के अंदर उतना दिखाई नहीं देगा, बिकॉज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ही अपील कर रही है कि कम से कम गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, गोल्ड खरीदो। मतलब जो यहाँ पे नॉन नीड वाली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, गोल्ड कॉइन खरीद के, गोल्ड ज्वेलरी खरीद के, वो शायद लोग ना खरीदेंगे, जबकि लोगों को अपने वेडिंग्स के अंदर जो बेसिक ज्वेलरी खरीदनी होती है, उसको यहाँ पे उसकी खरीदारी कंटिन्यू रखेंगे। या फिर हमने एक और नया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी से यू कैन से ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वाला प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। मतलब आप लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी ला सकते हो या फिर पुराने कोई गोल्ड कॉइन्स ला सकते हो, गोल्ड बार ला सकते हो। उसके बदले में आपको न्यू डिजाइन की जो ज्वेलरी खरीदनी है, वो वाले प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। एंड साथ में जो लोअर कैरेट्स वाली गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं, 18 कैरेट्स वाली गोल्ड ज्वेलरी है, उसका प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो एज़ सच हमारे जो ज्वेलरी वाला बिज़नेस है, उसपे दिक्कत नहीं आएगा। जो गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन वाला बिज़नेस है, उसपे यहाँ पे यू कैन से डिप दिखाई देखने को पड़ सकता है। यदि ऐसा होगा तो हमारा EBITDA मार्जिन तो वापस जो हमारे सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन होते हैं 7 से 7.5% का, उसको हम लोग आसानी से अचीव कर पाएँगे। बात करें कुछ और बाकी के ऑपरेशनल हाइलाइट्स के बारे में, उसके बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा जो एक एएसपी होता है, एवरेज यू कैन से सेल्स प्राइस होता है किसी ओवरऑल सेल्स का, वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, लोग ज़्यादा लाइट वेट वाली ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं, पीएनजी ज्वेलर्स के स्टोर से। मतलब गोल्ड के प्राइस से यदि भाग भी जाते हैं, तो भी यहाँ पे लोग लाइट वेट वाली ज्वेलरी खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो शायद अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनकी सेल्स में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड मैनेजमेंट ने साथ में ये भी बताया कि इस बार जब अराउंड क्वार्टर 4 के अंदर 40% कंट्रीब्यूशन हुआ एंड पूरी सेल्स के अंदर मतलब लगभग 10,700 करोड़ रुपए की सेल्स हुई एंड पूरे साल के अंदर और हमारा जो ज्वेलरी का बिजनेस था वो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ। बाकी का 2700 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारा यू कैन से गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन्स वाले सेगमेंट से हुआ। तो ओवरऑल 25% से ऊपर जाता हुआ भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब एफआई 27 के अंदर क्या होगा, हमारा जो टोटल रेवेन्यू आएगा उसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ज्वेलरी बिजनेस से आएगा, जहाँ पे यू कैन से एक हेल्दी इबिटा मार्जिन होता है। बिकॉज़ ज्वेलरी बिज़नेस के अंदर इनका ग्रॉस मार्जिन लगभग 12 से 13% के आसपास में होता है। इनके एम्प्लॉयी की कॉस्ट यदि रिमूव कर दें तो उसके बाद में इनका इबिटा मार्जिन बनेगा लगभग 7 से 7.5% के आसपास में। तो यदि गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स वाला यदि बिज़नेस नहीं होगा एफआई 27 में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील भी करी है, उसकी वजह से हमारे इबिटा मार्जिन और इम्प्रूवमेंट फेज़ के अंदर जाएँगे, मतलब हमारे सेल्स की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स के बारे में मैनेजमेंट ने पॉइंट ऑफ व्यू बताया। साथ में कुछ 2-3 पॉइंट और भी थे, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बात करें हेजिंग के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने बताया कि लास्ट ईयर तक यू कैन से एफआई 25 के अंदर हम लोग एग्जिट कर रहे थे, क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर, तो हमारा हेजिंग परसेंटेज हुआ करता था लगभग 55% के आसपास हमारा हेजिंग परसेंटेज हुआ करता था। जबकि क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर हमारा हेजिंग परसेंटेज बढ़ के लगभग यू कैन से 67-68% के आसपास में चला गया है। और जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपको इस हेजिंग के कारण, लोअर हेजिंग के कारण आपको इन्वेंटरी गेन भी हुआ है, तो डेफिनिटली हाँ, मैनेजमेंट में इसने अपना यू कैन से एग्रीमेंट दिखाया कि लोअर हेजिंग के कारण हमें इन्वेंटरी गेन भी हुआ है और हमें यू कैन से क्वार्टर 3 के अंदर भी इन्वेंटरी गेन हुआ है, जबकि क्वार्टर 4 के अंदर इन्वेंटरी गेन उतना ज्यादा नहीं हुआ है, बिकॉज़ क्वार्टर 3 के अंदर गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा रिपीटली भाग रहे थे। तो उसका अच्छा खासा यू कैन से इस कंपनी को इन्वेंटरी गेन दिखाई पड़ा है। तो मैनेजमेंट ने ये बताया एफआई 27 के लिए कि एफआई 27 के अंदर हम लोग हमारा हेजिंग बढ़ा के 75 से 80% के आसपास में कर देंगे, जिसकी वजह से हमें जो हमारा एक्चुअल रेवेन्यू नंबर आएगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे बिज़नेस से आई, ज्वेलरी बिज़नेस के थ्रू आएगी, ना कि इन्वेंटरी गेन के पर्सपेक्टिव से। तो ये पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट ने यहाँ पे देने की कोशिश करी है। एंड साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बताया, जो इन लोगों ने रिसेंट में जो यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन किया है एमपी, यूपी, बिहार के अंदर, वहाँ से अच्छा खासा यू कैन से आउटपुट देखने को मिल रहा है। मतलब आप ये देखो वहाँ पे जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है ऑलरेडी मतलब स्टोर लॉन्च करने के शुरुआत के टाइम के अंदर ही, यू कैन से 5 टू 6 मंथ्स के अंदर ही लगभग 1 के आसपास तक उन लोगों ने अचीव कर लिया है। यू कैन से किसी रिटेल स्टोर के पर्सपेक्टिव से, रिटेल ज्वेलरी स्टोर के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यदि बात करें कुछ बाकी के और ऑपरेशनल हाइलाइट्स के बारे में, तो क्वार्टर 4 के अंदर इन लोगों ने रेवेन्यू ग्रोथ के साथ-साथ में वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाई है। गोल्ड के अंदर इनका वॉल्यूम ग्रोथ वायु में यहाँ पे 27% से ग्रोथ किया है, सिल्वर के अंदर 37% से ग्रोथ किया है एंड डायमंड के अंदर 125% के आसपास से यहाँ पे
वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और आपने देखा होगा जो बाकी के रिटेल गोल्ड ज्वेलर्स हैं, उनका वाई ऑन वाई वॉल्यूम ग्रोथ उतना अच्छा खासा दिखाई नहीं पड़ा है, जबकि पीएनजी वाले केस के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई पड़ता हुआ दे रहा है। और यदि बात करें कुछ और बाकी के पैरामीटर्स के बारे में, तो मैनेजमेंट ने लाइक जैसे बताया कि ये लोग जो इन लोगों ने रिसेंट में जो क्वार्टर 4 के अंदर जो एक्सपेंशन किया है, उसके अंदर जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन था, वो फोकस स्टोर्स के बारे में था। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे साफ-साफ क्लियरली बताना चाहती है कि हम लोग हमारा ओपेक्स से दूरी बनाना चाहते हैं। मतलब ओपेक्स मतलब यदि खुद का फोकस स्टोर लॉन्च करते हैं, तो इनको वहाँ पे अच्छी खासी इन्वेंटरी रखनी पड़ती है। और यदि फोकस स्टोर लॉन्च करेंगे, तो वहाँ पे इनकी अच्छी खासी इन्वेंटरी नहीं रहेगी। जो फ्रेंचाइजी रहेगा, फ्रेंचाइजी ओनर रहेगा, वो यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी प्लेस करेगा, बाकी को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे फ्रेंचाइजी बियर करेगा। मतलब उस वाले स्टोर से इनको केवल यू कैन से डायरेक्टली 2 से 3% के आसपास में ऑफ द स्टोर की टोटल सेल्स होगी, उसका एज़ अ डायरेक्टली इनको ग्रॉस प्रॉफिट में अमाउंट ऐड हो जाएगा, उसमें ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उससे ओवरऑल हल्का-फुल्का एबिटा मार्जिन पे दिक्कत आएगा, टोटल रेवेन्यू को जोड़ने के बाद में, बट इनका यू कैन से वो एक यू कैन से एक अच्छी सेल्स क्वालिटी वाला बिज़नेस होगा, जो डायरेक्टली इनके बॉटम लाइन के अंदर ऐड होगा। अब बात करते हैं इस कंपनी का एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से अपने बिज़नेस ग्रोथ को लेके क्या गाइडेंस है और डील किस तरह की बनती है, उसके बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको याद होगा क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने ये बताया था कि हमारा एफआई 27 का रेवेन्यू टारगेट होगा 12,000 करोड़ रुपए के आसपास में। उसके बाद में जैसे अभी क्वार्टर 4 की कॉन कॉल हुई तो उसको अपग्रेड कर दिया है और अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा के कितना कर दिया है? लगभग यू कैन से 13,500 करोड़ रुपए के आसपास में। एफआई 26 के अंदर कितना रेवेन्यू अचीव किया है? लगभग 10,700 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब वाई ऑन वाई ये लगभग 25, 26, 27% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं एफआई 27 के अंदर। जब उनसे पूछा गया कि जो रिसेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है गोल्ड पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। या फिर क्वार्टर 1 कंप्लीट हो जाने दो। क्वार्टर 1 का जब रिजल्ट आएगा, जब कॉन्क्लूड होगी, तब हम लोग और बेटर आपको क्लैरिटी दे पाएँगे कि इस वाले अनाउंसमेंट से कितना बड़ा टर्बुलेंस आया है कि भी नहीं आया है, या फिर बिज़नेस ज्वेलरी वाला बिज़नेस एज़ यूजुअल नॉर्मल चल रहा है। एंड यदि ऐसा कोई दिक्कत लगेगा तो हम लोग क्वार्टर 1 के अंदर हो सकता है हमारे गाइडेंस को फिर से रिवाइज करें, थोड़ा कट कर सकें। बट एज़ सच अभी हम लोग कट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो हमारा ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज जो प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, साथ में लोअर कैरेट वाली ज्वेलरी वाला प्रोग्राम चला रहे हैं, उनकी वजह से मतलब जो अभी रिसेंट में जो अनाउंसमेंट में या फिर जो गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसका हमारे ज्वेलरी बिज़नेस को उतना इम्पैक्ट शायद नहीं आना चाहिए। बात करें एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस हमारा एबिटा मार्जिन लगभग 7 से 7.5% के आसपास में रहेगा। बात करें पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि एफआई 27 के अंदर हमारा पैट मार्जिन लगभग 4% के आसपास में रहेगा। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट साफ-साफ अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हुए दिखाई दे रही है कि एफआई 27 के अंदर भी हमारा बिज़नेस हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आए, डेफिनिटली आएगा। जो गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन वाला सेगमेंट है उसके अंदर, और वो मैनेजमेंट का कहना है कि हमें उतना चाहिए भी नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे केवल रेवेन्यू नंबर की ग्रोथ दिखाई पड़ती है, जबकि उतना स्प्रेड बनता नहीं है, उतना एबिटा वहाँ से बनता नहीं है। तो यदि ठीक है, यदि वो नंबर नहीं भी आएगा और उसके बावजूद 13,500 करोड़ रुपए की सेल्स ये लोग अचीव करते हैं, तो यहाँ तो यू कैन से हेल्दी सेल्स होगी, सेल्स की क्वालिटी अच्छी होगी, अच्छे एबिटा मार्जिन होंगे, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस एबिटा मार्जिन की, पैट मार्जिन वो लोग भी अचीव कर पाएँगे। और इससे एक्सपेक्टेड है कि एफआई 27 के अंदर यदि ये लोग अपना रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसको अचीव करते हैं, साथ में पैट मार्जिन का गाइडेंस को अचीव करते हैं, तो इनका एफआई 27 के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा? 4% ऑफ 13,500 करोड़ रुपए का। तो लगभग आपका बन जाएगा लगभग 550 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप देखो, मतलब करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है यू कैन से लगभग 18-19 के पी रेशियो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और यदि इनका एक्सपेक्टेड जो फॉरवर्ड प्रॉफिट अमाउंट है एफआई 27 का, उसके अकॉर्डिंग यदि इनका फॉरवर्ड पी रेशियो निकालें तो लगभग निकल के आता है यू कैन से 14-15 के बीच में। यदि माने थोड़ा बहुत इनके लेट्स से दिक्कत आती भी है और क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद में यदि अपना गाइडेंस घटाते भी हैं, उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं इनका जो फॉरवर्ड पी रेशियो होगा लगभग 15-16-17 के आसपास हो सकता है। और इस कंपनी की जो बिज़नेस की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है एफआई 27 के लिए लगभग 25% के आसपास में है। तो इनका फोर्थ पैग रेशियो अभी भी यू कैन से लगभग 0.7 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं बढ़ी इंडिया के अंदर। आज से पहले भी काफ़ी साल पहले ऐसा होता आया है। 2011, 12, 13 के अंदर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी। आपको आई थिंक आप जब डेटा देखोगे तो पुराना, तो आपको पता लग जाएगा। तो क्या उसके बाद में क्या रिटेल गोल्ड ज्वेलरी बिज़नेसेस ने यहाँ पे क्या फ्लरिशनेस नहीं दिखाया? क्या रिटेल गोल्ड ज्वेलरी बिज़नेसेस क्या वहाँ से बर्बाद हो गए थे सारे? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, कुछ दिनों तक दिक्कत होती है, लोगों के दिमाग में रहता है, बट जैसे टाइम बीतता है, 2, 3, 4, 5 क्वार्टर चले जाते हैं, उसके बाद में वापस चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं और वापस जैसे बिज़नेस चलता था, वैसे बिज़नेस चलना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज़ आपको तो पता ही है, इंडिया के अंदर जब शादी होती है, तो ज्वेलरी चाहिए होती है। बिना ज्वेलरी के इंडिया में कोई शादी अपनी कंप्लीट कर ले, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हज़ारों लाखों लोगों में कोई 1-2 इंसान कर ले, बात अलग है। बट नॉर्मली शादियों के अंदर गोल्ड ज्वेलरी
यूज करी जाती है, बनाई जाती है दोनों तरफ से ही, चाहे आप दूल्हे के पक्ष पक्ष से देख लो या फिर दुल्हन के पक्ष से देख लो, दोनों तरफ से गोल्ड ज्वेलरी बनती है। तो मेरा ऐसा मानना है जो इंडियन कल्चर है और इंडियन यू कैन से जिस तरह से हमारा ट्रेडिशन है यू कैन से वेडिंग के अंदर गोल्ड ज्वेलरी बनवाने का, उससे शायद कोई कॉम्प्रोमाइज करे तो ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए वही मैनेजमेंट ने बताने की कोशिश करी कॉन-कॉल के अंदर कि मे बी शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा बहुत यू कैन से टर्बुलेंस देखा जा सकता है लोगों के माइंडसेट पे। बट हाँ, जैसे ही वापस हम लोग हमारा मिड टर्म आएगा 2-3 क्वार्टर के बाद में जब चीजें बैक टू नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद में लोग फिर से यू कैन से आएंगे और ज्वेलरी परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। भले ही गोल्ड के प्राइसेस किसी डायरेक्शन में जाएँ, बिकॉज़ लोग जब गोल्ड ज्वेलरी परचेज करने आते हैं, तो अपना एक बजट बना के आते हैं कि हमें 5 लाख रुपए की ज्वेलरी परचेज करनी है, 3 लाख रुपए की ज्वेलरी परचेज करनी है। भले ही उसमें ग्राम हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के कारण थोड़ा कम ग्राम होता हुआ दिखाई दे रहा हो, बट एज़ सच मीडियम टर्म के अंदर हमारा जो ज्वेलरी का बिज़नेस है, उसपे ऐसा कोई इम्पैक्ट दिखा हुआ यहाँ पे इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। राइट? तो ये काइंड ऑफ हमने एक पूरा कॉनकोर के हाइलाइट्स को समराइज़ वे में डिस्कस करने की कोशिश करी। फर्स्ट वही कि इबिटा मार्जिन में इम्पैक्ट कैसे आया था? सेकंड जो हमारे प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट हुई है जो गोल्ड इंपोर्ट पे जो ड्यूटी बढ़ाई है, उसपे क्या इम्पैक्ट होगा? थर्ड इनके जो ऑपरेशनल हाइलाइट्स थे, उन पे क्या पर्सपेक्टिव है? एंड बात करें जो हमारे लास्ट में एफवाय 27 के गाइडेंस की बात करी, तो हमने जो रेवेन्यू प्रॉफिट एबिटा की तो बात कर ली। साथ में स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से लोग 25 से 27 के आस-पास नए स्टोर लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। उसमें कोको स्टोर केवल 5 से 7 रहेगा। बाकी को जो 20 स्टोर रहेंगे वो फोको स्टोर रहेंगे, फ्रेंचाइज़ी स्टोर रहेंगे। मतलब एफवाय 27 के अंदर इनका जो यू कैन से ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम रहेगा, इन्वेंट्री का वैल्यू कम रहेगा। बिकॉज़ आप लोगों ने देखा होगा कि एफवाय 26 के अंदर भी इस कंपनी का जो सीएफओ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो नेगेटिव है। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ जो भी इन लोगों ने अपना कैश फ्लो जनरेट किया, वो कंप्लीटली इन्वेंट्री में डिप्लॉय कर दिया और यही कारण है इस कंपनी का जो करंट इन्वेंट्री वैल्यू दिख रहा है लगभग 3600 करोड़ रुपए के आस-पास में दिखाई पड़ रहा है। वाई-ऑन-वाई लगभग 80% की ग्रोथ दिखाई दे रही है इन्वेंट्री वैल्यू के अंदर। मतलब आप लोग इसको प्लीज़ बी2बी से कंपेयर मत करना बिकॉज़ बी2बी के अंदर सीएफओ नेगेटिव इसलिए होता है बिकॉज़ उनका रिसीवेबल्स के अंदर हाई अमाउंट पड़ा रहता है। बिकॉज़ जैसे बी2बी गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज़ होती है, उनका जो रिसीवेबल्स का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, इसलिए उनका सीएफओ पॉजिटिव नहीं हो पाता है। जबकि जो रिटेल ज्वेलर होते हैं, उनका यू कैन से सीएफओ उनका पैसा तो आ जाता है, रिसीवेबल्स उनका लगभग नेग्लिजिबल होता है। मतलब नेग्लिजिबल्स उनका यू कैन से रिसीवेबल्स है, तो उनका यू कैन से कैश तो आ जाता है, जो सामान बिका उसका। बट उस पैसे को उन लोगों ने अपनी इन्वेंटरी के अंदर डिप्लॉय कर दिया, रीडिप्लॉय कर दिया, जिसके कारण इनका ओवरऑल सीएफओ यहाँ पे नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। तो एज़ सच मतलब मैनेजमेंट ने यही बोला कि हमारा जो एफवाय 27 के अंदर हम लोग फोकस करेंगे क्वालिटी सेल्स के लिए और मेजरली हमारा फोकस रहेगा फ्रेंचाइज़ी स्टोर्स ओपन करने के पर्सपेक्टिव से, ताकि हमारा इन्वेंटरी का वैल्यू और ना बढ़े, जिसकी वजह से जो हमारा जो जीएमएल है गोल्ड मेटल लोन है, वो भी ज़्यादा ना बढ़े और हमारा डेट टू इक्विटी यहाँ पे एक के नीचे बैलेंस आउट रहे। तो ओवरऑल ये काइंड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से कमेंटरी थी अपने यू कैन से क्वार्टर 4 एफवाय 26 के रिजल्ट के बाद में एंड किस तरह से इनका धंधा फ्लरिश कर सकता है एफवाय 27 में, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो ठीक है हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ये सच मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना और उसके बाद में डिसाइड करना कि आपको इस वो कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट रहता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी इतना सीख जाओ एज़ ए इंडिविजुअल ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले पाओ।